डैनकाशी पर, तो देखना ना भूलें हर शख्सियत के साथ खास मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। स्वागत है आप सभी का खास मुलाकात डैनकाशी के साथ में। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी। हम सर से बात करेंगे, जानेंगे क्या है उनके विचार वर्तमान राजनीति को लेकर के। क्या उन्हें लगता है कि दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी, और बनेगी तो सर के पास क्या कार्यभार और बढ़ सकते हैं या क्या जिम्मेदारियां आ सकती हैं। पूरी बातचीत होगी आज के हमारे इस खास एपिसोड में। तो आइए सर से बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका आपके चैनल के माध्यम से। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि शिक्षा दीक्षा आपकी कैसी रही है। मैंने बीकॉम करने के बाद एमबीए किया है, और एमबीए करने के बाद एक कंपनी में सेल्स की नौकरी करने के बाद मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया है। जी सर, आप एक कह सकते हैं अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, तो ये बिजनेसमैन से फिर पॉलिटिक्स में आने का ये सफ़र आपका कैसा रहा। मतलब या यूँ कह लें कि एक बिजनेसमैन से नेता बनने का सफ़र आपका कैसा रहा। तो मेरे मन में मेरे कैरियर को लेकर तो मेरा लक्ष्य यही था कि मुझे पढ़ाई पूरी करनी है और उसके बाद बिजनेस करना है। लेकिन समाज सेवा का काम पिताजी माताजी बचपन से ही इनको करते देखते चला रहा था। तो पिताजी का निर्देश भी था कि जब कैरियर तुम्हारा बन जाए, अपने पैर पर खड़े हो जाओ, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा समय हो तो वो समाज को देना। मैंने पढ़ाई पूरी की, सेल्स की नौकरी की, फिर अपना व्यवसाय शुरू किया, और 17 वर्ष व्यवसाय को देने के बाद जब मैं पूरी तरह से मेरा व्यवसाय ऑटो पायलट मोड पे हो गया, तो मैंने पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा भी व्यक्त की। पार्टी ने मुझे अवसर दिया, और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वोट पार्टी को मेरी सीट पर मिला। क्योंकि मैं चुनाव जरूर पहली बार लड़ा, लेकिन वर्षों से माताजी और पिताजी के साथ मैं कार्यरत था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी मेरे पास 3 दायित्व थे, मैंने वर्षों काम किया। फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ में काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी मेन विंग में काम किया। तो एक होश संभालने से ही लगातार मैं सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय था। इसी नाते से पार्टी ने अवसर दिया, और अब व्यवसायिक होने के साथ साथ भी राजनीतिक क्षेत्र में जनसेवा के लिए हूँ। सर, अभी आपने खुद जिक्र किया कि आपके जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी हुई है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं परिवारवाद का विरोध करती आई है, और आपके परिवार से ही कई विधायक निकले हैं, और आप कह सकते हैं कि उसको आगे बढ़ा रहे हैं अपने परिवार के कामकाज को एक तरह से विधायक बन करके। तो आपको नहीं लगता कि जिसका विरोध पार्टी करती है कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा मिल रहा है परिवारवाद को आपके ज़रिए। पार्टी उस परिवारवाद का विरोध करती है जिसमें एक ही परिवार पार्टी बनकर पार्टी चलाता है। आप अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के बाद वो पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप अगर बात करें बसपा की, तो मायावती जी के बाद उन्होंने अपने भतीजे को लॉन्च किया है, नहीं तो उस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ऐसी अब बात करें आप कांग्रेस की, कहने को देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन एक परिवार को हटा दीजिए, नेहरू परिवार को, तो उस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता ही पार्टी को चलाते हैं। और मुझे अगर पार्टी ने 17 में टिकट दिया, तो मैं कितने सालों से पार्टी का काम कर रहा था, कितनी लंबी मेरी सेवाएं थी, इसको देख कर दिया, न कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देख कर दिया। अगर आप मेरा पूरा बायोडाटा उठाइएगा, तो मैं करीब 13 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दायित्व में काम किया। मैं एक शाखा का कार्यवाह था, मैं एक शाखा का मुख्य शिक्षक पहले था, फिर कार्यवाह बना, फिर नगर सायं कार्यवाह का दायित्व मुझे दिया गया। उसके बाद मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का महानगर उपाध्यक्ष के पद पर मैंने काम किया। फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में 2 कार्यकाल मैंने काम किया। फिर मैं व्यापारी हो चुका था, तो पार्टी ने मुझे व्यापार प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी दी। मैं पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक रहा, 2 साल मैंने व्यापार प्रकोष्ठ में काम किया। उसके बाद मैं पार्टी की मेन विंग का वाराणसी महानगर का मंत्री बन के मैंने काम किया। फिर वाराणसी महानगर के उपाध्यक्ष के दायित्व पर काम किया। इतने लंबे समय काम करने के बाद कहीं जाकर मैंने टिकट के लिए आवेदन किया, और तब पार्टी ने इतनी लंबी सेवा देखते हुए मुझे अवसर दिया। यही अगर कोई और पार्टी होती
तो विधायक जी का बेटा, सांसद जी का बेटा भले बाहर से पढ़ के तुरंत आया है और उसने पार्टी में एक दिन भी काम नहीं किया है, तो परिवारवाद के नाते उसे टिकट मिल जाता। हमारी पार्टी में ये नहीं होता है। कार्यकर्ताओं को हमेशा सम्मान दिया जाता है और ये पूरी तरह से कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यदि मैं कार्यकर्ता ना होता तो निश्चित रूप से सिर्फ एक परिवार का बेटा होने के नाते मुझे अवसर सेवा का नहीं मिल पाता। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने जो पार्टी में समय दिया, जो पार्टी के लिए काम किया, उसके आधार पर आपको ये टिकट मिला और ये जिम्मेदारी दी गई है। जी, तो आपका कार्यकाल कह सकते हैं लगभग समाप्त होने वाला है। और ये आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने अपने कार्यकाल में जो जो वादा किया था जनता से काम करने का, ये निर्माण या सड़क निर्माण जो भी, तो आपने उसे किस हद तक पूरा किया है? वो वादा कितना पूरा हो चुका है, कितना अभी बाकी है? मेरे विधानसभा क्षेत्र जो है ये वाराणसी का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और आप 1991 से देख लीजिए, 17 के पहले के 15 वर्ष देख लीजिए, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। पर ये सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं के मन में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपने विकास में लगे रहते हैं। ये 15 साल सपा और बसपा की सरकारों के और ये 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकारों का, इन्होंने प्रदेश का जो हाल किया तो किया, काशी के साथ बिल्कुल बदला लिया। इन्होंने काशी में जो इनकी निरंतर हार थी उसका बदला लिया काशी वासियों से। काशी में कोई बड़ी परियोजना आने नहीं दी, आ गई तो उसकी फंडिंग रोकी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। रामनगर सामने घाट पुल, इसका शिलान्यास 2002 में हुआ। माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 2002 से 2007 तक उनकी सरकार रही, चली गई। 7 से 12 तक बहन मायावती जी की सरकार रही, बसपा की, चली गई। 12 से 17 तक फिर अखिलेश जी की सरकार रही, चली गई। पर 15 वर्षों में ये पुल नहीं बन पाया। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोग डेली मॉनिटरिंग करना शुरू किए। मुझे याद है कि मैं हर दूसरे दिन पुल पर पहुंच जाता था कि आज काम कितना आगे बढ़ा। रिकॉर्ड 8 महीने में पुल बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से मूलभूत सुविधाओं की हम बात करते हैं, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं बात करते हैं, हमारा प्राथमिक दायित्व भी है कि हम जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें। ये जहां आप बैठे हैं, ये आसपास का महमूदगंज, तुलसीपुर, शिवपुरवा, ये इलाका बड़ी सीवर की समस्या से ग्रसित था। माता जी इस क्षेत्र की विधायक थी। उन्होंने केंद्र सरकार से परियोजना लाकर और इस एक बड़ी परियोजना सीवर लाइन की लाई, जो बड़ी गैबी से चल के तुलसीपुर, महमूदगंज होते हुए सिगरा तक जानी थी। 5 साल बीत गए, पैसा होने के बावजूद ये सीवर लाइन नहीं बन पाई। और 2017 के चुनाव के 6 महीने पहले जब माता जी को सपा सरकार ने बता दिया कि पैसा नहीं है, नहीं कर पाएंगे, उन्होंने फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इस सीवर लाइन के लिए 10 करोड़ रुपए पास कराए। पैसा दिल्ली से लखनऊ आ गया। माता जी दौड़ती रहीं कि भैया, ये आजम खान जी थे नगर विकास मंत्री, उनको सिर्फ एक शासनादेश पर साइन करना था, पर आजम खान जी ने 6 महीने तक साइन नहीं किया, पैसा नहीं आ पाया। चुनाव बाद जब हमारी सरकार बनी, मैं दोबारा गया, पता चला उस पैसे को किसी और मद में खर्च कर दिया गया। फिर मैं भाजपा सरकार से पैसा पास करा के वो सीवर लाइन कंप्लीट कराया। इस तरह से बहुत ऐसे काम थे जो सपा सरकार में शिलान्यास कर करके उन्होंने छोड़ दिए थे और पूरे नहीं होते थे, वो सारे हम लोग दौड़ के पूरा कराए। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की कुछ बड़ी उपलब्धियां आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। हमारी विधानसभा क्षेत्र रामनगर से शुरू होती है, तो मैं रामनगर से ही शुरू करता हूँ। रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है। लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के नेता थे, किसी पार्टी के नेता नहीं थे। इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के पैतृक स्थल पे भी कुछ नहीं किया इतने लंबे समय तक सरकार चला के। हमने प्रदेश सरकार से 2 बार धन पास कराकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का उच्चीकरण कराया। वहाँ पीने की समस्या, पानी की समस्या थी। मैंने और MLC लक्ष्मण आचार्य जी ने 2 वहाँ वाटर कूलर लगवाए। उसके बाद वहाँ ऑक्सीजन प्लांट बड़ा छोटा सा था जो सिर्फ 10 बेड को कवर करता था। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने CSR से वहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया 25 बेड का। फिर मेरे निवेदन पर निजी क्षेत्र की कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने 1.5 करोड़ की लागत से एक बड़ा 500 LPM का ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लगा दिया, जिसका भी मैंने कुछ दिन पहले शिलान्यास किया है। इस प्लांट में सरकार का, या आप कह लीजिए जनता का,
1 रुपया नहीं लगा है। पूरा पैसा डाबर इंडिया लिमिटेड ने लगा के ऑक्सीजन प्लांट पाइपलाइन लगा के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के सभी 153 बेड को ऑक्सीजन युक्त कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरी कैंट विधानसभा क्षेत्र के रामनगर में बंदरगाह बन के तैयार हो गया है। जल परिवहन हो रहा है, बड़ी संख्या में हमारे युवाओं को वहाँ रोजगार मिल रहा है। ये रामनगर सामने घाट पुल जो 15 साल में नहीं बन पाया था, हमने न सिर्फ 8 महीने में बना दिया, बल्कि उस पुल के ऊपर से अवसाद ग्रसित लोग कुछ दुर्घटना कर रहे थे, 60 लाख की लागत से पुल के ऊपर जाली लगने का काम भी शुरू हो गया है। अब उस पुल से कोई आत्महत्या नहीं कर पाएगा। पुल को पार करते ही भगवानपुर मेरा क्षेत्र पड़ता है। 2013 में, 2016 में और अभी कुछ माह पूर्व बड़ी ज़बरदस्त बाढ़ वहाँ आती थी, जहाँ से सबसे ज़्यादा पानी आता था ज्ञान प्रवाह के बगल में नाले पे। 2,87,00,000 की लागत से मैंने वहाँ गेट का शिलान्यास कर दिया। गेट का काम कुछ दिन तक शुरू नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ की भूमि दलदली थी। अब गेट का काम भी शुरू हो गया है, कल से शुरू हो गया है। बहुत जल्दी वो गेट बन के तैयार हो जाएगा। पानी जब माँ गंगा का बढ़ेगा तो उस नाले के रास्ते भगवानपुर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बाढ़ से मेरे भगवानपुर क्षेत्र को पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़िए तो ट्रॉमा सेंटर पड़ता है। ट्रॉमा सेंटर ने कोरोना में बहुत ज़बरदस्त काम किया था, पर ऑक्सीजन की कमी वहाँ भी थी। मेरे निवेदन पर पीएम केयर्स फंड से ट्रॉमा सेंटर में भी एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लग गया, जिसका मैंने ही लोकार्पण किया। और आगे बढ़िए बीएचयू सिर्फ काशी का नहीं बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक बड़ा केंद्र है। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से पेशेंट्स वहाँ आते हैं और वहाँ बेड की कमी पड़ती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनवा दिया, जिसने कोरोना में बहुत बड़ी सेवा की जनता की। और अब पीएम केयर्स फंड से वहाँ भी एक ऑक्सीजन प्लांट लग गया, जिसका शिलान्यास के बाद लोकार्पण भी हमने कर दिया। प्लांट वो चालू हो गया। मडवाडी महमूदगंज पुल, ये भी शिलान्यास करके ये लोग छोड़े हुए थे, हम लोगों ने उसे कंप्लीट कराया। कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर पुल बनवाया। आपको याद होगा मडवाडी रेलवे स्टेशन किस हाल में था, खंडहर जैसा था वो। आज वो इतना सुंदर बन गया है मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी की अनुकंपा से, कि बड़ी बड़ी फिल्म कंपनियां वहां आके शूटिंग कर रही हैं। अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनाकर उसका नामकरण भी बनारस किया गया है। आपको याद होगा नगर निगम का प्रेक्षागृह, अगर वहाँ कोई चला गया और बैठ गया तो उसके कपड़े फटने तय थे, इतनी कीलें उनकी सीटों में हुआ करती थी। आज उत्तर प्रदेश का क्या कहिए कि देश का सबसे सुंदर कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष बन के तैयार हो गया है और गर्व हो गया है वो मेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए। उसी के बगल में सिगरा स्टेडियम। न यहाँ कोई इंटरनेशनल मैच होता था, न बड़ी संख्या में इंटरनेशनल खिलाड़ी निकल पाते थे। 350 करोड़ की लागत से सिगरा स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। न सिर्फ यहाँ इंटरनेशनल मैच हो सकेंगे, बल्कि यहाँ जो खिलाड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, ये यहाँ की ट्रेनिंग से इंटरनेशनल लेवल पर जाकर काशी का नाम रोशन करेंगे। बहुत बड़ी समस्या थी मेरी विधानसभा में जाम की। दशाश्वमेध से आप गोदलिया चौराहे से आप आगे बढ़िए तो दशाश्वमेध तक बीच में जो आपका डिवाइडर था, डिवाइडर के दोनों तरफ 3-3 लेन मोटरसाइकिलों की लगी रहती थी और एक रिक्शे से किसी का जाना संभव नहीं। कोई विकलांग आ जाए, दिव्यांग आ जाए, कोई वृद्ध आ जाए तो बड़ी फजीयत होती थी। बहुमंजिला पार्किंग वहाँ मेरी विधानसभा क्षेत्र में बन गई गोदलिया चौराहे पे। 2 व्हीलर सब वहाँ लग रहे हैं और जो सड़क वहाँ की थी पहली बारिश में टूट जाती थी, ऐसी सड़क बनी है सालों साल चलेगी। जो लोग वहाँ जा रहे हैं, स्केटिंग करने लायक सड़क बनी है गोदलिया चौराहे से दशाश्वमेध तक, लोग दुआ दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप बात करिए, मैंने एक विद्यालय गोद लिया था, कंपोजिट विद्यालय महमूदगंज, यहीं बगल में ही है। आप पुरानी फ़ोटो उसकी कलेक्ट करा लीजिए, मैं ही आपको व्हाट्सअप करा दूंगा। बिल्कुल खंडहर जैसी स्थिति थी। पहले मैंने नालको से पैसा दिलवा के वहाँ 2 बड़े हॉल बनवाए। फिर मैंने विधायक निधि से करीब 9 लाख दे के 2 कमरे बनवाए और उसके बाद अब सबसे बड़ा काम करवाया, 1,65,00,000 स्मार्ट सिटी से पास कराकर वहाँ स्मार्ट विद्यालय बना रहा हूँ, जहाँ LED और प्रोजेक्टर और कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन के साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे, पहले से ही हमारी सरकार मोजा फ्री, जूता फ्री, लोअर फ्री, टी शर्ट फ्री, स्वेटर फ्री, जैकेट फ्री, किताबें फ्री, स्कूल बैग फ्री, सब कुछ फ्री और दोपहर का भोजन भी फ्री। ये सब तो उन गरीबों के बच्चों के लिए हम कर ही रहे थे।
अब वही बच्चे निःशुल्क जब स्मार्ट विद्यालय में पढ़ेंगे तो उनको लगेगा निजी क्षेत्र के किसी बड़े विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और उनमें से किसी के अंदर कोई हीन भावना रही होगी कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो दूर हो जाएगी। उसके सिवा और मैं करीब 11 स्कूलों में इस तरह से कंप्यूटराइज क्लासेस बनवा रहा हूँ, स्मार्ट क्लासेस बनवा रहा हूँ। हमारे जो गरीबों के बच्चे इन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके अंदर से हीन भावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ऐसा प्रबंध हमारी सरकार कर रही है। अगला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आपने काफ़ी कह सकते हैं बहुत लंबा अपने कार्यों का ब्यौरा दिया है जनता को, और जनता जब ये देख रही है तो समझ पा रही होगी कि उनके क्षेत्र में क्या ये काम हुआ है नहीं जो आपने बताया है पूरा। तो अगला सवाल मेरा आपसे अब यही है, अभी अपनी बात किया मल्टी लेवल पार्किंग का, तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जो गोदोलिया बना हुआ है मल्टी लेवल पार्किंग, यहाँ पर जनता इसका उपयोग नहीं कर रही है। स्थिति वहाँ की वैसी ही है, वाहन अभी भी सड़क पर ही खड़े होते हैं। तो उसके बनवाने का फ़ायदा क्या हुआ जब आपने इसको शामिल कर लिया कि आपने ये बनवाया, उसका यूज़ ही नहीं हो रहा है, क्या मतलब है उसका? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। व्यवस्था कुछ ऐसी बनाई गई है कि जो वाहन, जो दुकानदार हैं जिन अपने पास उनकी वाहन रखने की जगह है, जो वाहन आगे की पार्किंग में रह सकते हैं उतने तक छोड़ा जाता है। जब लगता है कि नहीं अब इसके बाद वाहन छोड़ने से जाम की स्थिति आएगी, फिर उन वाहनों को बंद करके आपके टू व्हीलर पार्किंग में भेज दिया जाता है। इसलिए दोनों तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसमें यदि अगर कुछ और गड़बड़ी है, आपने मुझे बताया है लोकतंत्र के आप भी एक चौथे स्तंभ हैं। हाँ। आपने अगर कोई बात मेरी जानकारी में डाली है तो मैं आज ही इसे चेक करूँगा, और इस व्यवस्था में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसे और दुरुस्त कराऊँगा। सर, जो पार्किंग के जो चार्जेस लग रहे हैं कि प्रति घंटा खड़ा करने का कुछ पैसे लग रहे हैं, वहाँ पे 20 रुपये 50 रुपये कुछ लग रहे हैं, ठीक है, तो जो गरीब जनता है उनके पास ये पैसा कहाँ से आएगा जो कुछ शॉपिंग करने गए हैं और अपना वाहन खड़ा करने का पैसा दें प्रति घंटे के हिसाब से? सर, ये कहाँ तक जायज़ है? जो भी वहाँ के चार्जेस हैं वो नगर निगम ने तय किए हैं। आपने ये प्रश्न उठाया है। हाँ। तो मैं थोड़ा सा जनता से मैं सोशल मीडिया के थ्रू काशी की जनता से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 2.5 लाख लोग मेरे साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, उसमें से एक बड़ी संख्या काशी वासियों की है। अब जब आपने कहा है तो मैं ज़रा जनता से भी बात कर लूँगा। यदि ऐसा लगता है कि चार्जेस ज़्यादा हैं जिस वजह से लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से नगर निगम से कहूँगा कि उसके चार्जेस ऐसे बना दिया जाए कि जनता उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करने पर रुचि ले। सर, जो प्रति घंटे जा रहा है ना, वो दिक्कत हो रही है लोगों को। जो जनता मतलब दिन भर काम करके कुछ पैसे कमा करके अपना घर चलाती है, वो केवल 20 रुपये या 50 रुपये प्रति घंटा दे, वो सही नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ रुपए अमाउंट एक वो लोग लें और वो पूरे दिन के लिए रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे जानकारी है 20 रुपये 3 घंटे का चार्ज है। मुझे लगता है कि ये 2 तरह का होना चाहिए। वो लोग जिनका वहाँ व्यवसाय है, जिनकी दुकानें हैं, जिनके ऑफिसेज हैं, उनके लिए एक मासिक पास बन जाना चाहिए जिसकी लागत बहुत कम हो। वो वहीं खड़ी करें। और वो लोग जो सचमुच 2 घंटे 3 घंटे के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग करके चले आ रहे हैं, उनके लिए दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए। फ्री भी कर सकते हैं। मैं इसका प्रस्ताव बनाकर जनता से राय लेकर इसका प्रस्ताव बनाकर नगर निगम को अवश्य भेजूंगा। जैसा कि आपने कहा है कि आप इस पे प्रस्ताव भी बनाएंगे, तो हम और हमारी जनता बिल्कुल इंतज़ार में है कि आप कब वो प्रस्ताव बनाते हैं, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आ चुके हैं सर। तो अभी आपने इतनी सारी बातें की, इस बीच एक मेरा सवाल आपसे अगला यही है कि शिवपुरवा एक जो वार्ड है आपका, वहाँ पे जहाँ पे अंदर कह सकते हैं कि जो लोग रहते हैं उनकी दशा एकदम अत्यंत दयनीय है। वो हमारे जो घर की साफ़ सफाई करते हैं वो लोग वहाँ रहते हैं, आपको पता होगा सर। जी बिल्कुल पता। तो उधर सीवर लाइन की समस्या सर आज तक बनी हुई है, और वहाँ के लोगों सर समस्या हमारे चैनल पे कई बार दिखाई जा चुकी है कि नागरिकों ने कई बार बोला है कि उनके यहाँ पे सीवर लाइन नहीं है, और वो लोग कभी अगर बनवाते भी हैं तो अपने पैसे से निर्माण कार्य कराते हैं, या फिर उनका काम जैसे तैसे चल रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो सर आपकी क्या राय, वो कब तक सही हो सकता है? शिवपुरवा वार्ड बहुत बड़ा है। हाँ। और आप जिस क्षेत्र की बात कर रही हैं वो लेन नंबर 6 के पीछे का क्षेत्र है। हाँ। वो निराला नगर के पीछे का क्षेत्र है। मैं पूरा क्षेत्र मेरा घर घर देखा हुआ है। देखिए, आज की डेट में हम लोग जो भी काम करते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं। अगर हम कोई सीवर लाइन भी बिछाएं तो उसमें ढाल है कि नहीं उसका औचित्य देखते हैं, बिल्कुल चेक करके सब तब काम कराते हैं। पर हमारी पहले की जो सरकारें थी वो सब ऐसा ही काम कराती थी कि कुछ साल बाद सब तबाह हो जाए। किसी पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इस पूरे क्षेत्र की सीवर लाइन एक पोखरे में मिला दी गई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। पोखरे में सीवर लाइन का मिलाया जाना मतलब मल जल पूरा जाके पोखरे में पड़ा रहेगा और उसका कोई निकास नहीं हो पाएगा। बाद में शिवपुरवा में जिस क्षेत्र की आप बात कर रही हैं वो सारी सीवर लाइन पोखरे में जुड़ी थी, और रेलवे ने एक प्रोजेक्ट ले लिया उस पोखरे के स्थान पर पूरी झील जैसा सुंदरीकरण कराने की और पार्क बनवाने की।
तो ये सीवर लाइन सारी रेलवे ने बंद कर दी क्योंकि इससे मलजल आ रहा था। मैं डीआरएम महोदय के साथ मीटिंग की, मैंने एक परियोजना बना दी कि ये सारी सीवर लाइन नीचे से जोड़ी जाएगी और जो रेलवे का नाला है वहाँ तक ले जाके इसको मिला देंगे, जिससे जो सीवर लाइन का गंदा पानी आ रहा है वो पोखरे में नहीं जाएगा, वो सीधे एक बड़े नाले में जाएगा और उसके थ्रू निकल जाएगा। इसका प्रबंध मैंने कर दिया है, बहुत जल्दी इसका काम भी शुरू होने वाला है और इस काम को रेलवे करेगी, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। मतलब आपका कहना है कि जिस वार्ड की अभी मैंने बात की उसके साथ जिस वार्ड की आपने भी बात की, वहाँ की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वहाँ के जो रहने वाले स्थानीय निवासी हैं वो सीवर समस्या से मुक्त हो जाएंगे। मैंने शिवपुरवा वार्ड के लिए और काम किया है। हाँ। एक और योजना बनी जिसमें शहर की तीनों विधानसभाओं में एक वार्ड को मॉडल वार्ड बनाया जाए। मॉडल वार्ड का अर्थ है, जैसे जंगमबाड़ी में तो सिर्फ मूलभूत सुविधाओं पे काम हो रहा है, मॉडल वार्ड का अर्थ यह है कि उस वार्ड की कोई सड़क टूटी ना हो, उस वार्ड में सीवर लाइन कहीं गड़बड़ ना हो, सब ठीक हो, पेयजल हर घर में आता हो, स्ट्रीट लाइट हर गली के हर कोने पे हो, किसी गली में कोई स्थान अंधेरा ना हो, कोई दिव्यांग ऐसा ना हो जिसके पास ट्राइसिकल ना हो, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल नहीं जाता हो, कोई कोना ऐसा ना हो जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सुविधाएं ना मिल जाए। इस तरह का एक वार्ड बनाने की योजना बनी है। उसमें भी मैंने शिवपुरवा वार्ड को ही प्रस्तावित किया है। वो वार्ड की उसकी तो पूरी प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्दी वो भी धरातल पर उतरेगी और शिवपुरवा वार्ड को हम लोग एक ऐसा वार्ड बनाएंगे जो पूरे बनारस में सबसे अच्छे 3 वार्डों में से एक होगा। मतलब आपका कहना है कि वहाँ की स्थिति जल्द ही बदलने वाली है, तो ये वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बहुत बड़ी अच्छी खबर जी। तो अगला सवाल सर आपसे ये है मेरा कि इस टाइम जनसभाओं का दौर जारी है, जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, प्रतिज्ञा रैली भी हो रही है, तो इस रैली का जो विपक्षी द्वारा निकाली जा रही है तो इसका क्या असर पड़ेगा जनता पर, आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग 2014, 2017 और 2019 के रिजल्ट से बहुत खुश हैं। खुश इसलिए, मैं बता दूं, खुश इसलिए हैं क्योंकि जनता अब पहली बार, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के नाम पर वोट देने लगी है जी। ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव मोदी जी की वजह से आया है, मोदी जी के गुजरात मॉडल की वजह से आया है। और जब तक ये जनता के मन में रहेगा कि हम वोट इसलिए देते हैं कि सरकार हमारे लिए काम करे और जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे, आप जान लीजिए रैलियां निकलती रहेंगी और पैसे ले लेकर कुछ लोग वहाँ चले भी जाएंगे उनको सुनने, पर आप उसी रैली में जाकर उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि हाँ गुरु सुनने आ गए। तक जनता के मन में विकास सर्वप्रथम सबसे ऊपर होगा। जब तक जनता के मन में राष्ट्र प्रथम का भावना सबसे ऊपर होगी, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से चुनाव जीतती रहेगी, कोई पार्टी करीब खड़ी भी नहीं हो पाएगी। आपका कहना है कि जनता पर जो रैलियां हो रही हैं इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है? जी जी। चुनाव नज़दीक है और कहीं ना कहीं ये एक खबर आ रही है सामने कि सरकार, या कह सकते हैं कि भाजपा की जो पूरी कार्यप्रणाली के जो लोग हैं, कार्य समिति के जो सदस्य हैं, जो भी लोग हैं भाजपा के, वो एक कैंट विधानसभा के लिए नए चेहरे की भी तलाश में है। तो क्या ये अफवाह मात्र है या क्या है? देखिए, जो भी चीज़ है आप क्लियर कीजिए। न तो मुझे इसकी कोई जानकारी है जी, न तो मुझे इस बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक ही होता है और वो पूरे 403 सीट पर लड़ेगा, एक ही प्रत्याशी, वो है कमल का फूल। अब कमल का फूल पार्टी जिसको चाहे उसको पकड़ा दे, ना तो ये मेरे सोचने का विषय है, ना तो मैं इसकी कोई चिंता कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को उसकी क्षमता, उसकी योग्यता के हिसाब से दायित्व देती है। देखिए, हम लोग इसको पद नहीं बोलते, हम लोग आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, बाल स्वयंसेवक हैं, हम लोग इसको दायित्व बोलते हैं। तो पार्टी ने वर्षों से जब जो दायित्व दिया है तब उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। पार्टी ने 2017 में चुनाव लड़ने के लिए कहा, मैं चुनाव लड़ गया। मैं 4.5 साल से जनता की सेवा इस दायित्व पर रहते हुए कर रहा हूँ। अगले चुनाव में जो पार्टी दायित्व देगी वो करूँगा। ये सोचना पार्टी का काम है। अच्छा। ये आपको बनारस का कोई व्यक्ति इस विषय पे आपको कोई जानकारी नहीं दे पाएगा। मतलब आप ये भी फिलहाल आप भी क्लियर नहीं कर सकते हैं कि चेहरे की तलाश की जा रही है या नहीं सर? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जानता, बिल्कुल नहीं बोल सकते, ना बोलेंगे। ये विषय मेरा है ही नहीं, ये विषय मेरी पार्टी के नेतृत्व का है। तो अगला सवाल आपसे मेरा ये होगा कि अगर
जो वर्तमान में लोग हैं, मतलब आपके विकास कार्यों का आपने इतना लंबा चौड़ा ब्यौरा दिया, मल्टी लेवल पार्किंग की बात आपने की, तो आपने बोला कि आप उसको सही करवाएंगे, लेकिन कुछ आसपास की सड़कें अभी विधानसभा क्षेत्र में आपकी हैं। बात कर ले मोती झील की, जो कह सकते हैं एक तरह से धरोहर है हमारे काशी की, तो उसको आपने अभी तक ठीक नहीं कराया है। वो अभी तक मतलब कह सकते हैं उसकी स्थिति सही नहीं हुई है और बदतर होती जा रही है। वो एक तरह से कूड़े खाने के रूप में परिवर्तित हो गया है। वो आसपास इतनी गंदगी है सर वहाँ पे, उसको आपने अभी तक सही नहीं कराया और वहाँ की जनता सर उसी में रहने को मजबूर है। तो मोती झील एक निजी संपत्ति है। उस निजी संपत्ति में हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो जो पोखरा है उसे पाटे जाने से रोक पाएँ। वो हम लोगों ने कई बार कराया है, बहुत बार मलबे की गाड़ियाँ आई हैं, वापस कराया है। पर वो एक निजी संपत्ति में जब तक वहाँ रहने वाले मोती झील के जो मालिक लोग हैं उनकी अनुमति नहीं होगी, हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते। आप अपना चैनल लेकर एक बार उनसे बात करिए। ये उनका भी दायित्व है, वो भी इस देश के निवासी हैं। इतनी बड़ी धरोहर है, इसको संरक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है। मोती झील के मालिक लोग अनुमति दे दें तो मैं अपने सरकार से मोती झील को पहले की तरह बिल्कुल बनाऊंगा। इतना सुंदर जगह बनाऊंगा कि वहाँ लोग देखने आएंगे। आपका कहना है कि अभी तक मतलब जो वहाँ कार्य नहीं हुआ, जो कूड़ा खाना बन चुका है, इतनी गंदगी वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं, निजी संपत्ति, वो लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। अगर आपको वहाँ से परमिशन मिलता है तो आप उसको सही करेंगे? बिल्कुल कराऊंगा जी। और अगला सवाल आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको लगता है वर्तमान में जब चुनाव होगा, इसके बाद जब विधानसभा चुनाव होगा कुछ महीनों बाद, तो भाजपा की सरकार बनेगी या नहीं? जो मेरी देखिए, ये सवाल तो आपको जनता से पूछना चाहिए कि सरकार आपकी क्या राय है, क्योंकि आपने इतना लंबा चौड़ा ब्यौरा दिया है। बता रहा हूँ ये सरकार सवाल तो आपको जनता से पूछना चाहिए, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है। लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगी तो फिर मैं जवाब थोड़ी देर पहले भी आपको दिया था, उसी को रिपीट करूंगा कि जब तक जनता के मन में विकास प्रथम, जनता के मन में राष्ट्र की मजबूती प्रथम, उत्थान प्रथम, ये भावना रहेगी और इस भावना पर जनता वोट करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प देश की जनता के सामने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर बार चुनकर आएगी। जी जी। अभी आपने जब आप अपने कार्यों का ब्यौरा दे रहे थे काफ़ी लंबा चौड़ा, उस दौरान आपने कहा कि आप खुद जा कर के फील्ड पे देखते थे निर्माण कार्य हो रहा है या नहीं। तो कई बार आपको उस दौरान जो है हाथों में फावड़ा लिए भी देखा गया है कि आप एकदम फोटोज आपकी वायरल हुई, खबरें चली कि जो है विधायक जी मैदान पे उतर के हाथ में फावड़ा लेकर के जो है समझा रहे हैं कि काम ऐसे नहीं ऐसे करो। तो क्या वो प्री प्लानिंग का आपके हिस्सा होता था या देखा तो ऐसे ही मन में आया तो आपने वो फावड़ा थाम लिया हाथ में? आप जिस जगह की बात कर रही हैं, आप 80 की बात कर रही हैं। 80 में प्रॉब्लम थी सीवर लाइन जाम की। 80 के लोग बहुत परेशान थे। मैंने जलकल के अधिकारियों से कहा, जहाँ पे प्रॉब्लम बता रहे हैं वहाँ पे खुदाई कराइए और खुदाई करा के उस सीवर लाइन को ठीक कराइए। जलकल से सिर्फ 4 लेबर वहाँ पहुँचे और हाथ में फावड़ा लेकर जिस सड़क को काट रहे थे, और वो काटते काटते थक गए, पसीने से चूर हो गए, बहुत कड़ी धूप थी और वो थक के बैठ गए, उसी सड़क पर बैठ गए। मैंने तुरंत उनको वहाँ से उठवाया, किनारे बैठवाया, उनको पानी पिलवाया और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया कि अब चलो हम लोग की बारी। और सिर्फ ये अकेले 4 लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग को भी हाथ लगाना पड़ेगा। फिर हम लोग फावड़ा उठाए, हम थे, हमारे कार्यकर्ता वहाँ युवा मोर्चा के महानगर के उपाध्यक्ष वीरू यादव थे, हम सब लोगों ने काम करना शुरू किया। फिर हम लोगों ने कुछ फावड़े और मंगाए कि और आदमी बढ़ाओ। तब जलकल को ये समझ में आया कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने आदमी कम भेजे। तब उन्होंने तुरंत जेसीबी भेजी। जब जेसीबी आई तब हम लोगों ने काम बंद किया और जेसीबी से वो काम किया। तो आपके कोई प्री प्लानिंग का वो हिस्सा नहीं होता है, मौका पे आपने देखा तो आपने काम जरूरत पड़ी बस। जी। अगला सवाल ये है कि किसान बिल जो वापस हो गया है, इस पर आपकी राय सर, बहुत कम शब्दों में इस पर आपकी राय। किसान बिल पूरी तरह से किसानों के हित में था, किसानों को उससे लाभ ही होना था। बड़ी संख्या में किसान इसके पक्ष में भी थे, लेकिन किसानों का एक वर्ग था जो इस किसान बिल की वापसी चाहता था। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने उस दिन क्या कहा। उन्होंने एक ही बात कही कि हम इस किसान बिल को सभी किसानों भाइयों को समझा नहीं पाए और इस नाते से देश की भलाई के लिए इसे वापस ले रहे हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि किसान बिल किसानों के लिए भले के लिए था। लंबे समय की बात करिए तो किसानों को उस बिल से लाभ होना था, लेकिन इतने लंबे समय से कुछ किसान इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिस नाते से प्रधानमंत्री जी ने इसे वापस लिया है। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री जी को जानता हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी को मैं जानता हूँ
किसानों की भलाई के लिए सोचकर बिल लाए थे और जो किसान वहाँ बैठे थे उनकी भलाई के लिए सोचकर ही उन्होंने वापस लिया है। लेकिन हमारा किसान, हमारा अन्नदाता हर समय मजबूत रहे, ये उनके एजेंडे में है, वो इस पर काम हमेशा करते रहेंगे। तो किसान बिल वापस आ सकता है? नहीं, ये आगे क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी इसके लिए किसानों को, अब मुझे ऐसा लगता है मैं तो इस विषय पर राय देने के लिए बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। किसान और किसानी का प्रयोग करने वाली जनता, इनके बीच में चंद लोग हैं, लाभ का बड़ा हिस्सा वो ले जाते हैं। हमारे मन में सिर्फ ये है, हमारी भावना सिर्फ ये है कि वो जो बीच के लोग हैं वो बीच से हट जाएं, कि जो बीच के दलाल हैं इनकी दलाली ख़त्म हो, उनकी किसानों की मेहनत और उपज का लाभ सीधे किसानों को मिले। ये मेरे मन में ये भावना है और यही भावना हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में है। तो कहीं ना कहीं वो लेकर के ही प्रधानमंत्री जी आए थे किसानों के बीच, लेकिन जो है किसानों ने शायद उसे स्वीकारा नहीं और वो बिल अब वापस हो चुका है। तो खैर इस पे तो बात आगे होगी, चर्चा लंबी भी हो सकती है इस पे, लेकिन ये वाला मुद्दा यहीं ख़त्म करते हैं हम और अगला सवाल की जो है आपसे पूछते हैं। सवाल सर ये है अगला कि आपके विधानसभा क्षेत्र में एक कॉन्वेंट स्कूल में सर अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना हुई है और एक 9 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है। सर उस पर आपका क्या स्टैंड है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो अब तक सर नहीं हो पाई है? ये मामला न्यायपालिका के अधीन हो चुका है। पुलिस ने पूरी तरह से चार्जशीट बना के जिनको भी जिम्मेदार पाया उनके विरुद्ध चार्जशीट बना के कोर्ट में फाइल कर दी है। कोर्ट ने जिन्हें जिम्मेदार माना है उन्हें जेल भेज दिया है, जिन्हें जिम्मेदार नहीं माना है उन्हें वापस भेज दिया है। चूँकि ये मामला कोर्ट में है इसलिए मैं अपने को इस मामले पर टिप्पणी करने के योग्य नहीं समझता और मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ होने के नाते आपको भी इस मामले पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हमें माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए उनके फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो मतलब आपका कहना ये है कि हमें टीका टिप्पणी से बच करके न्यायालय के जो है जो भी उनके फैसले आएंगे उसका प्रतीक्षा करना चाहिए। माननीय न्यायालय हम सबसे ऊपर हैं जी। और हमारे देश की न्यायपालिका फैसले जब देती है तो हम सब उसका सम्मान करते हैं, मानते हैं कि उन्होंने सही फैसला दिया। ये विषय बड़ा ही गंभीर विषय था और इस पर माननीय न्यायपालिका जो भी फैसला देगी हम सब उसका सम्मान करेंगे। विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी, इनसे बातचीत किए और हमारी जनता जो भी देख रही है वो भी समझ गई होगी सर ने कितना लंबा चौड़ा अपने कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है और जनता भी समझ रही है कि सर ने कितना कार्य किया है और क्या नहीं किया है और इसका जवाब भी मिल जाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। और इन्होंने इसके साथ ही शिवपुरवा जो वार्ड के जनता है उससे भी वादा किया है कि उसको मॉडर्न वार्ड बनाया जाएगा, वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको भी दूर की जाएंगी। तो जब वो वार्ड बन के तैयार हो जाएगा जैसे सर ने सबके सामने वादा किया है तो हम लोग आएंगे फिर से सर से बातचीत करेंगे। फिलहाल आज की बातचीत हमारी और ये जो चर्चा थी यहीं पर समाप्त होती है। सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आप समय देने के लिए शुक्रिया। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए डनकाशी। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड।